तो हराम रिलेशनशिप्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों की जल्दी शादियां नहीं की जा रही, जो सीधी सी बात है, जिसमें मैं बहुत बात करता हूँ। और लोग बाकायदा डरते हैं इस बात से, सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या अपना टैका इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो चीज़ें करते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी चीज़ के खुदा ना खास्ता एडिक्ट हो चुके हैं, उस हैबिट को ब्रेक करें, आप उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को तोड़ें, वीक करें उसके न्यूरॉन के कनेक्शंस को। वो वीक ऐसे ही होंगे कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा मत कोसें अपने आप को। ये शैतान की गेम है, क्योंकि आप कोस कोस के हिम्मत ही हार देंगे। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा, डरो उस कंडीशन से जब गुनाह रूटीन बन जाए। जब आप गुनाह को गुनाह ना समझें और वो रूटीन बन जाए, तो उस कंडीशन से डरो, क्योंकि वो एंड कंडीशन है। ओके, उसके बाद मूविंग ऑन, सेकंड जो हथियार है जो आपके इसमें कॉम्बैट किट में होना चाहिए, एक तो मैंने बताया ना एटीट्यूड। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी सोच। दूसरा है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, आपने अपने माइंडसेट को डेवलप कैसे किया। और इसमें बहुत सी बुनियादी चीज़ें हैं, जिनमें से दो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है हमेशा? ग्रोथ माइंडसेट फेलियर्स को एज ए स्टेयरवे लेता है टुवर्ड्स सक्सेस, और फेलियर माइंडसेट फेलियर्स को फेलियर्स लेता है। उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है फेलियर से। मैं आपको आपके लेवल की मिसाल देके समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बुली होते हैं कहीं पे, तो वो फिर बुली ही होते हैं सारी उम्र। वो हमेशा उसको एज ए फेलियर लेते हैं, वो उससे कुछ सीखते नहीं है, कुछ आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुली होते हैं, तो वो खड़े होते हैं और फिर वो खड़े होकर दूसरों को वार्न करते हैं अगेंस्ट बुलिंग। जैसे कि कोई लड़का बुली हो रहा है तो वो कैंपेन चलाना शुरू कर देगा। अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला, वो पूरे स्कूल में कैंपेन रन करेगा एंटी बुलिंग। वो स्पीकर्स को बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, पोस्टर्स लगाएगा, ताकि जिस तरह उसने सफ़र किया उस तरह कोई और सफ़र ना करे। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी सफरिंग को अपनी प्रोडक्टिविटी में चेंज करते हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि सफ़र तो होना है, सफरिंग हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है। लेकिन अच्छा जहन वो है जो सफरिंग को कन्वर्ट कर दे परफॉर्मेंस में, वो उससे सीख के आगे बढ़ जाए, दूसरों को बताने लग जाए, दूसरों को वार्न करने लग जाए। ये है असल में ग्रोथ माइंडसेट। तो माइंडसेट में एक मैं आपको फलसफा बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, इसको कहते हैं जार फिलॉसफी, जैम की जार की फिलॉसफी है। ये क्या है फिलॉसफी? जॉन मैक्सवेल ने अपनी वन ऑफ द रूल्स ऑफ लीडरशिप में लिखा है कि माइंडसेट इस जार के ढकने की तरह और इस जार की तरह है। जैसे जैसे इंसान की मैच्योरिटी होती जाती है उसके माइंड की, वो मैच्योर होता जाता है, सीखता जाता है, उसका विजन बढ़ता जाता है, उसकी सोच बढ़ती जाती है, वो हालात को सही से इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, वो बड़ा सोचना शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। वैसे वैसे इस जार का कद बढ़ता जाता है, इसका साइज बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे जार का साइज बढ़ेगा तो आप खड़े होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जितना जार का साइज छोटा होगा आपको दब के बैठना पड़ेगा। तो सोच, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम योर थिंकिंग, फ्रॉम योर माइंडसेट, कि आपकी सोच क्या है। और सोच के हवाले से मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि अच्छा, सोच के हवाले से एक एनिमेशन भी मैंने आपको दिखानी थी। दिस इज़ एन एनिमेशन ऑफ द ब्रेन, और ये वहाँ से आपको प्ले करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स, मिलियन और बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं आपस में। जब एक थॉट उजागर होता है ना ब्रेन में, उस थॉट के पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको साइंस ऑफ एडिक्शन भी समझाता हूँ। लोग क्यों एडिक्ट होते हैं, एक चीज़ के हाथों क्यों मजबूर हो जाते हैं। वो छोड़ना भी चाहते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, वो रोज़ाना एफर्ट करते हैं, वो बार बार स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ से मुंसलिक उनका पाथवे, न्यूरॉन्स का पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है कि मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने यहाँ से लेकर वो गेट तक जाना है, वो हॉल के गेट तक जाना है, और आप लोग दरमियान में बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए जाना मुश्किल है, मुझे यूँ करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कोई नहीं बैठा हुआ, पाथवे आसान है, मैं फ़ौरन चला जाऊँगा। तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन कैसे बनते हैं? जब आप उस थॉट को एंटरटेन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, वो रास्ते बना लेते हैं।
जब वो रास्ते बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके मसल्स को प्रॉपर मैसेज भेजता है कि ये करो। इसलिए अपने किसी भी चीज़ को सेटल ना होने दें। कॉन्सेप्ट क्या लेना है? कॉन्सेप्ट ये लेना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड। कभी भी गुनाह करके उसको सेटल नहीं होने देना, हिम्मत नहीं हारनी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनाह है, आपने फौरन तौबा करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 घंटे होते हैं, आपको पता है हदीस के मुताबिक प्रूवन है, इससे पहले कि अल्लाह उसको गुनाह लिखे फरिश्ते 6 घंटे हैं आपके पास तौबा करने के लिए, बाद में वो लिखा जाएगा। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह ने आपको इतनी लीवरेज दी है कि तौबा कर लो। इसलिए रात सोने से पहले हर चीज़ की तौबा करके सोया करें। ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे आपके न्यूरॉन के कनेक्शंस टूटेंगे। लेकिन अगर आपने उसको सेटल होने दिया, उसको बनाते रहे, उसको सोचते रहे, उस पर कैपिटलाइज करते रहे, उसको रूटीन बना लिया, तो इतने ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाएंगे न्यूरॉन के कि आपको वो चीज़ छोड़ना नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड वन। ठीक है, गुनाह करके रिग्रेट होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिग्रेट नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मत कोसें अपने आप को। ये शैतान की गेम है, क्योंकि आप कोस कोस के हिम्मत ही हार देंगे। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा डरो उस कंडीशन से जब गुनाह रूटीन बन जाए। जब आप गुनाह को गुनाह ना समझें और वो रूटीन बन जाए, तो उस कंडीशन से डरो, क्योंकि वो एंड कंडीशन है। उसके बाद हिदायत नहीं आएगी, उसके बाद हिदायत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी चीज़ के खुदा ना खास्ता एडिक्ट हो चुके हैं, उस हैबिट को ब्रेक करें, आप उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को तोड़ें, वीक करें उसके न्यूरॉन के कनेक्शंस को। वो वीक ऐसे ही होंगे कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए पेन लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें, और कोई तरीका है नहीं, पेन तो लेनी पड़ेगी आपको। कुछ देर आपको लिटरली किसी को कहना पड़ेगा मुझे रोक दो, यानी कि मेरी ये चीज़ ले लो, मेरे से छीन लो। लिटरली आपको ये करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती जाएगी। ओके, रॉन्ग माइंडसेट। इससे पहले कि मैं आपको माइंडसेट बताऊं, कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स हम डिस्कस करते हैं। लोग ठोकर क्यों खाते हैं जिंदगी में? क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। नंबर 1 जजमेंटल माइंडसेट, नंबर 2 मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, नंबर 3 एक बबल में रहने वाला माइंडसेट, जो हमारी यूथ का माइंडसेट है। समहाउ एक बबल बनाया हुआ है और उसमें रह रहे हैं, उस फैंटेसी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में उन्हें धकेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हॉलीवुड का और बॉलीवुड का, जिसने उनको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि खा ले पी ले जी ले, ये ज़िंदगी का नाम है, और ज़िंदगी में मन की मान, जो तेरा मन करता है वो कर, और ग्लैमर और फैशन और ये बस ज़िंदगी है। बाकी क़यामत आएगी नहीं आएगी ये किसने देखा है। अपनी बॉडी पे तवज्जो दे, अपने आप को हैंडसम बना, खूबसूरत बना, एक बबल क्रिएट कर दिया ना फैंटेसी का। हालांकि ठीक है, अपने आप को संवारने में कोई हर्ज नहीं, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब उन्होंने ज़िंदगी ये प्रूव कर दी कि खा ले पी ले जी ले ये ज़िंदगी का नाम है, तो फिर ऐसी यूथ जो है वो क्यों कर कोई जिम्मेदारी लेगी। फिर उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि जितना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, उतना हम अपने फुल पोटेंशियल पे जाके एंजॉय करें। तो ये माइंडसेट ही गलत बन गया यूथ का। अब जब माइंडसेट ही ये है तो जिम्मेदारियां कबूल नहीं करेंगे वो। जब जिम्मेदारियां आएंगी वो उससे भागेंगे, जब भी मेहनत आएगी वो उससे भागेंगे, जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उनके इस माइंडसेट को चैलेंज करेगी वो उससे भागेंगे। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। नंबर 2 ये जो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, इस पे तो मैं बहुत डिटेल में हमेशा बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच ही इतनी गलत हो चुकी, इतनी मादापरस्त सोच हो चुकी है, और इसकी वजह से यूथ की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हो ही रही हैं। ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ हैं इस चीज़। कैसे? सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या अपना टैका इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो चीज़ें करते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाली चीज़। हम ये भी नहीं गौर करते कि सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना क्लियर बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो नबी की मुखालफत करता है उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उनको कोई फितना या अजाब ना पकड़ ले आके। कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, हमने कभी नहीं सोचा। तो हम वो चीज़ें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, वो दुनियादारी के चक्रों में पड़ जाते हैं कि बाद में हमारी ज़िंदगी में जाहिर है वो पूरा एक गुंजल बन जाती है ज़िंदगी। मसले मसाइल आते हैं, कभी कोई परेशान करता है, कभी कुछ, और हम सोच रहे होते हैं हमने आखिर किया क्या। तो हमने एक गलत डिसीजन लिया, और वो गलत डिसीजन हमने गलत माइंडसेट की वजह से लिया। हमने शादी करने से पहले ये नहीं देखा कि इसका किरदार कैसा है, ये अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है।
हमने सिर्फ ये देखा कि कोका कोला का मैनेजर है, पेप्सी में जॉब लगी हुई है, या बस ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ज़बरदस्त तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो ठीक है शादी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मसले मसाइल आना शुरू हुए जो हमने इग्नोर किए थे उससे पहले, तो फिर हम जो है वो रोते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऑल्दो बहुत अच्छे इंसान भी हो सकते हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब्स में हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके दूसरी चीज़ को फोकियत दी जाए तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे हमारी ज़िंदगी में मसले पैदा होते हैं। हम कुछ लोगों से रिश्तेदारियाँ लगा लेते हैं, हालांकि हमारा और उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, आप किसी और टाइप के होते हैं। डिवोर्सेस की बहुत बड़ी वजह ये है ना कि दो लोग नहीं चल पाते आपस में, ठीक है, उनका माइंडसेट ही मुख्तलिफ होता है। लेकिन एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, वो एक अलग बात है। बट हमारे लिए लेसन ये है कि रॉन्ग माइंडसेट की वजह से हम अपने आप को बहुत से मसले मसाइल में इन्वॉल्व कर लें। और अगर मैं यूथ की बात करूं तो शायद आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त यूथ कितने फितनों से गुजर रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, बाहर जाओ तो बिलबोर्ड है, शॉपिंग मॉल में जाओ तो खुला है सब कुछ, हर तरफ उनके लिए चैलेंजेस हैं, हर तरफ उनके लिए फितने हैं। लेकिन समहाउ पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ये पढ़ेगा, PhD करेगा, उसके बाद ये कोका कोला का मैनेजर लगेगा, तो 30-32 साल इट्स ओके, पहले अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे। हालांकि हमें पता नहीं है कि वो इंसान, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मर्द और औरत जो हमारी नौजवान यूथ है, वो कितने ही रिलेशनशिप से गुजर चुके होते हैं 30-32 साल में और बुझ चुके होते हैं। बार बार रिलेशन बना के ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप। तो जब उनकी शादी होती है इमोशनली तो वैसे ही ब्रेकअप हो चुके होते हैं, वो तो बुझ चुके होते हैं। अब उन्होंने शादी कैसे निभानी, तो हराम रिलेशनशिप्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों की जल्दी शादियां नहीं की जा रही, जो सीधी सी बात है, जिसमें मैं बहुत बात करता हूँ। और लोग बाकायदा डरते हैं इस बात से, और डर कुछ माँ बाप का ठीक भी है। अगर मैं नौजवानों से बात करूं तो माँ बाप इसलिए डरते हैं, एक तो ये कि आप इतने जिम्मेदार नहीं हैं, या तो जिम्मेदार होकर दिखाएं ना। जो बंदा सुबह उठ के अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकता, उसने बीवी को क्या संभालना, जो सीधी सी बात। जो अपने कोट को उठा के फेंक देता है और उसको इतनी तौफीक नहीं कि हैंगर में लटका के रख दे, तो उसने आगे से क्या जिम्मेदारी लेनी। तो माँ बाप को भी तो जिम्मेदारी शो करनी चाहिए ना। जो बंदा जिम्मेदार है, अगर पुराने दौर में 17-16 साल में शादी होती थी तो वो बच्चा आज के 30 साल के लेवल पे हो, मतलब माइंड सेट के मुताबिक। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह माँ बाप का फियर होता है कि हम बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से, ग्रो कैसे करेगा, वगैरह वगैरह। ये तो मेरे नज़दीक कोई फियर नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इतना कोई बड़ा फियर नहीं है। मैंने कई लोग देखे हैं जो अपने बच्चों की पहली कमिटमेंट कर देते हैं, एटलीस्ट कमिटमेंट कर देते हैं, ताकि बच्चा बहुत सी चीज़ों से बच जाए, हराम कामों से बच जाए, एक जगह कमिट हो जाए, निकाह कर सकते हैं। शादी भी मैंने बहुत से लोगों को जल्दी करते देखा है, और वो फैमिलीज़ में कोई बिजनेस लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के आने से अचानक उनकी 50% वेल्थ डिक्रीज हो गई। मतलब अगर पहले 6 रोटियां पक रही थी घर में, तो अब कितनी पक जाएंगी? 8 पक जाएंगी, 10 पक जाएंगी। तो आई डोंट थिंक सो इससे कोई ख़ास बिजनेस लॉस होगा। लेकिन ये तब है अगर आप अच्छे घराने से मुंसलिक होंगे, मतलब कि ऐसा घराना जो मटीरियलिस्टिक नहीं है। सो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट इंसान को हमेशा गिराएगा, हमेशा ठोकर दिलवाएगा। हमारा मसला ये है कि हमने रिलेशनशिप्स को भी मटीरियल कर लिया। हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पे दोस्तियां करते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। जिससे मिलने का फ़ायदा है उससे मिलते हैं, जिससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, हालांकि वो हिदायत पे हो या नेक आदमी, उससे हम नहीं मिलते। और फिर इन रिटर्न जब वो लोग जिनसे हमने दोस्तियां लगाई होती हैं मटेरियल रीजंस की वजह से वो नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो फिर हमें दुख होता है। इसलिए ये गलत माइंडसेट्स को ही हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जो बंदा स्पिरिचुअल है वही बंदा ज़िंदगी में कामयाब है। जो बंदा मटीरियल सोचता है, हालांकि देखिए मटीरियल सोचने में हर्ज नहीं है एक हद तक। यहाँ से मेरी मुराद है कि वो वाली मटीरियलिज्म जो अल्लाह ने मना किया, अल-हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, के माल की मोहब्बत ने, एक दूसरे से म्यूचुअल राइवलरी करने में, वर्ल्ड में आगे बढ़ने के कंपटीशन की एक चाहत ने इन लोगों को एस्ट्रे कर दिया, यहाँ तक के कब्र में पहुँच गए।
तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर पेरेंट्स कंपेयर बहुत करते हैं मटीरियलिज्म की वजह से, दूसरों के ग्रेड्स देख के, दूसरों की यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन हो गया, अब उनके बच्चे का टैलेंट कुछ और है, उसका कैलिबर कुछ और है, उसका जो है वो टेम्परामेंट कुछ और है, हो सकता है उसे कुछ और पसंद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। ऑल्दो एक हद तक ठीक है, पेरेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से मशवरा करना चाहिए, पूछना चाहिए। इसलिए नहीं कोई चीज़ करानी चाहिए कि फ़लाने के लड़के ने कर ली या उसकी लड़की ने कर ली या रिश्तेदारों ने कर ली या कल को मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा। ये कोई अच्छी रीज़न नहीं होती है किसी भी चीज़ को चेस करने के लिए। होना वो चाहिए जो असल में आपका अपना दिल है और जो आपके बच्चे चाह रहे हैं और जो उनका कैलिबर है। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट्स बहुत से हम मसाइल में पड़ जाते हैं।